गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फेयोल, जो मैनेजमेंट के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, फादर ऑफ द मैनेजमेंट माने जाते हैं, जिनका जन्म 1841 में हुआ था और 1860 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। बाद में हुआ क्या, एक कोल माइनिंग कंपनी थी जो कंप्लीटली डूब चुकी थी। डूबने का मतलब कि वो ये एबिलिटी नहीं था उसके पास कि वो अपनी वर्करों को सैलरी दे सके। ऐसी कंडीशंस थी एंड कंपनी इज गोइंग टू बी क्लोज्ड वेरी सून, और बहुत जल्द बंद होने वाली थी। ऐसे में फेयोल का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, नॉट द मैनेजमेंट, लेकिन उन्होंने एक चैलेंजिंग बेस पर इस कंपनी को, कोल माइनिंग कंपनी को हायर लिया और 30 साल वर्क करने के बाद जब रिटायर हुए तो वो कंपनी जिसको वो लेके चले थे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, इट वॉज द लीडिंग कंपनी अमॉन्ग द कंपनीज। वो हर कंपनियों में एक लीडिंग कंपनी बन गई थी। उस कंपनी को उन्होंने बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए 14 प्रिंसिपल बनाए, 14 रूल्स बनाए। और वो रूल क्या क्या था आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला था डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, थोड़ा सा हम आपके क्लास में आते हैं। क्लास में टीचर जनरली रिस्पॉन्सिबल वर्क उसी को देता है जिसको जानता है कि ये आदमी अच्छी तरीके से कर सकता है। एक रजिस्टर सभी जोड़ घटाना कर सकता है, लेकिन टीचर उसी बच्चे को चुनेगा हु इज़ फेमिलियर, हु इज़ वेल नोन अबाउट दैट, हु इज़ कैपेबल टू डू दैट, जो उसकी कैपेबिलिटी पहले से टीचर जानता रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कुछ भी डिवीज़न ऑफ वर्क लगभग या पूर्णतया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? क्वालिफिकेशन भी। क्यों करती है ये भी देख लीजिए। हम क्या करते हैं कि राइट पर्सन विद द राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन, ऐसा आदमी जो क्वालिफाइड हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो, उसको हम वो काम देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इससे दो काम होगा। पहला, अगर वो काम की एजुकेशन ले रखा है, उसकी डिग्री ले रखी है, तो उसका फ़ायदा और नुकसान उसको पता है। दूसरा, एक ही काम जब वो उसे करना पड़ेगा तो एक ही काम को करते 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 वो एक दिन स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एक दिन का मतलब जल्दी ही, 1 महीने में ही स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आदमी इंजीनियरिंग पढ़ के आता है या एक डॉक्टरी पढ़ के आता है, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जब बाहर डॉक्टर बन के करता है तो 1 या 2 महीने दवा लिखने में उसको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर भी दवा लिखेगा तो ही विल जस्ट पर्टेन, वो तो न उसे पता होगा कि इसका इफेक्ट क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, लेकिन उस डॉक्टर को पता होगा क्योंकि वो पढ़ के आया है। इनसे जल्दी कैपेबल भी होगा, इनसे अच्छा रिजल्ट भी हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि वन पर्सन विद द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन
जिस आदमी के पास क्वालिफिकेशन हो उस आदमी को वैसा ही काम दिया जाना चाहिए, ठीक है। और वो काम करते करते जल्दी ही वो आदमी उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो पहला था डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा हम आते हैं, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी डिपेंड करता है पावर को। किसको रिफर करता है? पावर। पावर मीन्स, डू यू नो, इट इज़ ए डिस्ट्रॉइंग थिंग। अगर ये किसी के पास ज़्यादा हो जाए तो सिवाय नुकसान के कभी फायदा नहीं करता। तो कह रहा है कि एक आदमी को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं कि ये काम आपको कराना है, तो उसी के रेशियो में उसको पावर भी देना चाहिए। समझ में आया? जैसे अगर एक टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो उस टीचिंग के रिस्पेक्ट में उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप बच्चे को हल्का फुल्का पनिश कर सकते हैं। ये नहीं दिया जाता है टीचर के पास कि आप क्लास से या स्कूल से बच्चे को बाहर कर देंगे। आपकी मन करेगा तो आप जिस बच्चे को रखेंगे, जिस बच्चे को मन करेगा बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है। देन अगर किसी भी आदमी के पास अथॉरिटी ज़्यादा हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया तो वो हमेशा मिसयूज होगा। याद रहे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं कंपनी में हैं आप और एक आदमी का जिस डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसी का पावर भी है और पावर दूसरे डिपार्टमेंट का भी मिल गया है जहां का काम वो नहीं जानता, तो वो क्या करेगा? जाएगा, वर्करों पे भड़केगा, बात बात में मन करेगा तो निकालेगा, जिसको मन करेगा रखेगा। तो दिस विल जस्ट क्रिएट द इन्फिनिटी इन बिटवीन द पर्सन। तो ये साफ शब्दों में कहा गया है कि आपके घर पे एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको जितना काम करने की परमिशन दी जाती है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उतना ही पावर भी दिया जाता है, उससे ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता। अगर पूरा घर के 5 मेंबर हैं और पांचों के पास पावर बराबर है तो वो घर विनाश है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेमिंग करते ही रह जाएंगे। दे हैव द पावर एट ऑल। अगर एक के पास पावर है या उस काम के प्रति उतना ही रेशियो में पावर है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अपनी पावर का यूज कम करेगा। तो सीधा शब्द में इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, अगर हम किसी आदमी को काम कराने की जिम्मेदारी देते हैं तो साथ ही साथ उसे थोड़ा सा पावर भी दे देते हैं। समझ में आया कि भाई ठीक है, आप वर्कर को डांट सकते हैं, आप वर्कर को थोड़ा सा बोल सकते हैं, आप वर्कर को 10 मिनट के लिए बैठा सकते हैं, थोड़ा पनिश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पावर नहीं है आपके पास। तो कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों एक दूसरे से मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर अनमैच्ड है, दोनों में मैचिंग नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमेशा खराब होगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो दुनिया का, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा पावर अगर किसी को मिल गया तो उसका रिजल्ट हमेशा खराब होगा, एकदम कही हुई चीज़ है। तीसरा आइटम आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, थोड़ा सा हम अलग भाव में हटेंगे। डिसिप्लिन वो टर्म है जिससे एक आदमी दूसरे आदमी के साथ फेयर रिलेशन से जुड़ता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो उस आदमी के दोनों या किसी भी आदमी के बीच में रिलेशन फेयर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप दो दोस्त हैं, वल्गर टॉक करते हैं
तो बट नेचुरल है आप दोनों के बीच में कभी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और रोड पे दूसरा अपने पापा के पास साथ जा रहा होगा, एक मिलेगा, उसको तो ख्याल नहीं है, वो उसी भाषा में, वल्गर भाषा में बात करेगा। ऑन दैट टाइम्स यू विल बी क्वाइट सेवलेस टू एक्सप्रेस योर फ्रेंडशिप। तो क्या रहा है डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन, it is being framed by, or it is being prepared by the topmost level, and it is to be keep in all standard with the everyone। कह रहा है कि एक ही डिसिप्लिन हर जगह हर आदमी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो टॉप लेवल में हो, चाहे वो लोअर लेवल में हो, चाहे वो मिडिल लेवल में हो। मैं कहूँ कि आप टॉप लेवल में हैं, दिन में 12 बजे आ सकते हैं, 1 बजे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? आपको कहूँ कि आप लोअर लेवल में हैं, 5 बजे आइएगा और शाम को 5 बजे जाइएगा, तो क्या हमारे और उसके बीच का रिलेशन सही होगा? हम बार बार यही कहेंगे, हमारे मन में ये आएगा कि ये बंदा 5 बजे, हम 5 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं, और ये आदमी 12 बजे आता है और 1 बजे चला जाता है। व्हाट इज दिस? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं पहले ही कहूँगा, आई विल जस्ट हैव द ऑब्जेक्शन ऑन दैट मैटर। तो सीधा बात मैंने बताया आपको कि एक डिसिप्लिन पूरे फर्म के लिए, पूरे कंपनी के लिए काम करता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से एक इम्प्लाइज का दूसरे इम्प्लाइज से, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, बहुत ही फेयर रिलेशन होता है। जिस घर में जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा, उस घर का रिलेशंस ऑफ द मेंबर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को फॉलो करेगा और उतना ही बोलेगा जितना उसे बोलना चाहिए। मेरी बात समझ गया? डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं हुआ तो दैट विल क्रिएट वल्गर टॉक, और वल्गर टॉक की वजह से आपकी कंपनी का जो भी स्टैंडर्ड है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक आदमी का या एक यूनिट का एक ही मालिक होना चाहिए, 5 नहीं। जैसे हम साइकिल की कंपनी खोले हैं और साइकिल बनाते हैं, तो साइकिल की कंपनी में अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर आता है और कहता है कि धीरे धीरे बनाइए ताकि गुड्स हमारा स्टैंडर्ड बने, सेल्स वाला आता है और दौड़ के कहता है जल्दी जल्दी बनाइए, हमको गुड्स डिलीवर करना है। आप बता सकते हैं किसका बात मानेंगे आप? सेल्स मैनेजर का बात मानेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर की बात मानेंगे? एट दिस सिचुएशंस जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही कमांड होना चाहिए सारे आदमी के लिए। अगर एक कमांड सारे लोगों के लिए होगा तो जितने भी लोग होंगे वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। समझ गए मेरी बात? तेज़ी से काम करना है तो सब लोग तेज़ी से ही काम करना है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा। समझ में आया? और ना कोई मन में सोच आएगी। नोबडी विल गो टू हैव द ऑब्जेक्शन ऑन दैट। अगर धीरे धीरे काम करना है, उसमें आप तेज़ करेंगे तो कोई भी आके कहेगा कि काम को स्लो करिए एंड मेंटेन द क्वालिटी। इसलिए हमें कंपनी में जो भी कमांड रिफर करना चाहिए, उस कमांड को एक आदमी, एक यूनिट के लिए एक ही कमांड होना चाहिए। ठीक है? अगर वो 2, 3, 4, 5 लोगों से कमांड लेता है, या 2 लोगों, एक से ज़्यादा कितने लोगों से
कमांड लेता है तो ऐसे केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी माने किसकी ना माने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हम जो भी काम करें, देखिए हम भी कंपनी में काम करने आते हैं, हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा और कुछ कंपनीज का इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को रखेंगे कंपनी में जा कर के, ठीक है, तो ऐसे समय हमारा डायरेक्शन और कंपनी के डायरेक्शन में रिवर्स एक्शन होगा। रिवर्स एक्शन का मतलब हो गया, जैसे कोई भी कंपनी अगर कहती है कि आज ऐसे काम करना है, ये कमांड है, क्लियर, वहाँ हम अपनी सोच अगर लगाते हैं तो ऐसे केस में दो रास्ते बनेंगे, हमारे और प्लस कंपनी के। तो दोनों आदमी का पर्सनल जो होगा इंटरेस्ट वो अलग अलग होगा। अलग अलग होने से डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी और ऐसे केस में हमारा वर्क इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपका पर्सनल इफेक्ट है वो आप अपने घर छोड़ के आइए, ठीक है, कंपनी के बाहर छोड़ के आइए। कंपनी के भीतर आने के बाद यहाँ आपको एक ही कमांड पे काम करना होगा, क्लियर है, और एक ही कमांड पे काम करेंगे तो सबका डायरेक्शन एक ही होगा। क्लियर हो रहा है हमारी बात? जब सबका डायरेक्शन एक होगा तो कंपनी विल रन फेयर, अच्छा से रन करेगी। अगर इसमें से शायद कोई आदमी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को दिखाता है तो ऐसे केस में मैनेजर जाके उसे मोटिवेट करता है, क्लैरिफाई करता है कि आपका वर्क इन लोगों से डिफरेंस हो रहा है और डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप ऐसे नहीं, जो रूल्स बताया गया है वैसे ही काम करिए, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। जो भी लोग हैं, हर आदमी के पास अपनी पर्सनल समस्या है, तो कंपनी के जो ऑनर हैं उनके पास भी अपनी समस्या है। कंपनी कहती है कि आप जब हमारे गेट पे आते हैं तो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को घर पे छोड़ के आइए, गेट के बाहर छोड़ दीजिए और भीतर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? अगर कंपनी उस आदमी के साथ आपको कंजुगेट करती है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमारा उस आदमी का दुश्मनी चलता है, तो यह बाहर निभाएंगे, कंपनी के भीतर नहीं निभा सकते आप। क्लियर है? ऑन सच कंडीशंस यू विल हैव टू वर्क विद दैट पर्सन। उस आदमी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आप स्कूल में जिसे हैं, सब लोग बैठते हैं, दो बच्चा झगड़ा करते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सलटा के दोनों को हाथ मिलवा देते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है या किया जाता है कि दोनों के दिमाग से स्कूल में जब तक वो रहेंगे इंटेंशन नहीं बना रहेगा, ना वो उसके बारे में सोचेगा ना ये इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि दोनों तो हाथ मिला लिए, दोनों के दिमाग से बातें निकल गई, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को सीधा दूर भगाते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, जनरल इंटरेस्ट में, कि आप यही रूल फॉलो करिए, ऐसा फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। जिससे टीचर भी आपको सलाह देता है कि आप झगड़ा ना करें, हर बच्चा एक दूसरे को भाईचारे की निगाह से देखे, एक भाई की तरह ट्रीट करे,
एक रिस्पेक्टिव वर्ड बोले, लड़की है तो उसे अपनी बहन की तरह माने, एक रिस्पेक्ट दे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या ऐसा करने से सारे बच्चे ऐसा करने लगते हैं? लेकिन हम जनरल इंटरेस्ट, उनको रहना पड़ता है ऐसे, उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है वो स्कूल के बाहर दिखाएंगे, लेकिन स्कूल में उनको ये नियम मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज दिस विल गो टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ही मे टेक द एनी वाइटल डिसिप्लिनरी एक्शन। वो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनेजर के पास भी ऐसा हो सकता है। क्या मैनेजर भी तो आदमी है, वो उसका भी तो टेंशन हो सकता है। लेकिन कंपनी मैनेजर या ऑथोराइज पर्सन को एक सलाह दी जाती है कि आपके पास पावर अगर है तो इसका हमेशा ऐसा यूज करिए जिससे हर आदमी को बेनिफिट मिले, लॉस ना हो। जैसे कहा जाता है ना कि इंसानों को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि जैसे हम कोई भी काम करें तो इससे पूरी दुनिया को लाभ मिले। ठीक है, एक अल्टरनेट हमारे धर्म में भी कहा जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, कि जब भी आप दुआ मांगिए, जब भी आप प्रार्थना करिए, जब भी आप भगवान से या गॉड से या अल्लाह से, जो भी को आप कहते हैं, उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए, अपने लिए नहीं। आप उस वर्ल्ड में ही हैं, विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो का मतलब क्या है? सभी के लिए आपने मांगा। तो ये जो चीज़ है, मैनेजर को ये कहा जाता है कि हमेशा ऐसा एक्शन ले, हमेशा ऐसा अपने आप को इंटीग्रेट करे, लेजिटेट करे कि उस काम से सबकी भलाई हो। क्लियर हो रहा है? ऐसा एक्शन ना ले कि कुछ लोगों का भलाई हो और लगभग लोगों का नुकसान हो। ऐसे लोगों का एक्ट कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। ऐसी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती आदमी को। रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन कह रहा है कि कंपनीज को चाहिए कि अपनी जितने सराउंडिंग्स में कंपनीज हैं उनकी रिस्पेक्ट में सैलरी दे। बहुत नेचुरल है। अगर आपकी कंपनी के बगल में एक कंपनी है जो अपने वर्कर को 10,000 देती है और आप अपनी कंपनी के वर्कर को 3,000 देते हैं, तो जिस दिन मौका मिलेगा ये वर्कर उसमें भाग के चला जाएगा। लेकिन अगर कंपैरेटिव सैलरी देते हैं आप, उसमें 10,000 मिलता है, इसमें 9,500 मिलता है, तो सोचेंगे कि भाई इतना दिन जब काम कर रहे हैं तो 500 रुपये के लिए कौन जाएगा, जहाँ है वहीं बेहतर है। कंपैरेटिव सैलरी देनी चाहिए। अगर 10 वहाँ मिलता हो, आपको यहाँ 10.5 मिल रहा है, तो यू विल बी इंजॉयड। आप बदलने की सोचेंगे ही नहीं जॉब। इसलिए रेम्यूनरेशन शुड बी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब आपके सराउंडिंग में जितनी कंपनियां हैं सबके जो सब देती हैं वही आपको भी देना चाहिए। ठीक है, और नहीं देंगे तो रिजल्ट यही होगा। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कह रहा है कि कंपनी या तो पूरे तरीके से अपने आप को सेंट्रलाइज कर ले। दो रास्ता है। जैसे सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि ऐसी पावर जो एक ही आदमी के पास हो, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब हम अपना पावर लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दें तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आया? जैसे घर में आपके पूरा घर का पावर आपके फादर के पास होता है, तो दैट इज सेंट्रलाइज। कुछ भी करने से पहले आप फ़ोन मिला के पूछेंगे क्या ऐसा करें, अगर वो कहते हैं कि हाँ करिए तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ फादर अगर घर पे नहीं है
तो मदर कोई भी एक्शन ले लेती हैं, कोई भी काम को कर सकती हैं अपने अनुसार। इसका मतलब है कि फादर ने कुछ पावर आपके मदर को दे रखा है। ठीक है, मदर और फादर अगर दोनों बाहर जाते हैं तो आपको कुछ पावर अपने बड़े बेटे बड़ी बेटी को दे के जाते हैं कि आप ये इतना तक कर सकते हैं, इसके आगे आपको परमिशन नहीं है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अभी तक समझे, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज के लिए कहा जाता है कि या तो कंपनी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाए, मतलब एक रूल्स ऊपर से आएगा, एक ऑर्डर ऊपर से आएगा और वही ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे नेता लीडर लखनऊ में बैठा है और उसके इतने कार्यकर्ता हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कौन डिसीजन लेगा? नेता को फोन होगा, नेता कहेगा वहाँ अनशन कर दो बैठ के, वो लोग अनशन करेंगे। ठीक है, आज अनशन तोड़ दो तो आज अनशन तोड़ देंगे, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। दैट पावर इज सेंट्रलाइज्ड एंड इट इज केप्ट टू द लीडर्स ओनली। किसके पास होता है? लीडर के पास होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि या तो कंपनी सेंट्रलाइज को फॉलो करे या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज को फॉलो करे। अब ये दोनों चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। कंपनी अगर बड़ी है तो सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। जैसे आप एक स्कूल खोलते हैं तो एक स्कूल में अकेले आप पावर लेके चारों तरफ मेंटेन नहीं कर सकते। आपको कुछ पावर वाइस प्रिंसिपल को देना होगा, कुछ प्रिंसिपल को देना होगा, कुछ टीचर को देना होगा, कुछ पियोन को देना होगा, कुछ ऑफिस को देना होगा। हर आदमी को थोड़ा थोड़ा पावर देना होगा, देन यू कैन रन। ठीक है, अगर छोटी स्कूल है तो ऐसे केस में सेंट्रलाइज एक ही आदमी एक करेगा। सेम टू दी प्रोसेस कंपनी में भी होगी। कंपनी अगर छोटी है, 2 4 10 20 लोग काम करते हैं तो एक आदमी ही डिसीजन लेगा, सारा पावर उसी के पास होगा, वो कहलाएगा सेंट्रलाइज। कंपनी अगर बहुत बड़ी है तो एक आदमी, एक प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? अपनी कुछ पावर सुपरवाइजर को देगा। सुपरवाइजर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। तो वो क्या करेगा कि अपनी कुछ पावर एक यूनिट को देगा, इतने दूर का काम तुम देखोगे और देख के हमको रिपोर्ट करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा ही जैसे टीचर को प्रिंसिपल ऑर्डर देता है कि क्लास को देखना है और क्लास का रिपोर्ट हमको दीजिए, तो हम सारे क्लास में घूम के रिपोर्ट देख लेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं कि कुछ पावर मॉनिटर को देते हैं कि मॉनिटर देखोगे और जो अगर कहीं भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है तो आप नोट करेंगे और हमको बताएंगे। अगर बड़ी स्कूल है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज दैट इज वेयर द पावर इज इन वन हैंड, एक ही हाथ में पावर होगा, एक आदमी के पास होगा। डिसेंट्रलाइज मीन्स द पावर और अथॉरिटी ऑफ द कंपनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वर्क। काम के अनुसार थोड़ा थोड़ा पावर सबको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आज हम लोग 6 प्रिंसिपल पढ़े हैं, 7 और 7 कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और अच्छी तरीके से केयरफुल होकर काम करेंगे। ठीक है, ओके।